नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे बच्चों में बढ़ती हुई एक मानसिक और व्यवहारिक स्थिति के बारे में, जिसे ADHD या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहा जाता है। कई बार माता पिता कहते हैं कि हमारा बच्चा बहुत शरारती है, किसी चीज पर ध्यान नहीं देता या फिर इधर उधर भागता रहता है। लेकिन क्या यह सिर्फ शरारत है या इसके पीछे कोई मेडिकल कारण है? आज हम इस स्थिति को क्लिनिकल दृष्टि से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं ADHD क्या है। ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, यानी यह बीमारी दिमाग के डेवलपमेंट और उसकी कार्य प्रणाली से संबंधित है। ADHD में बच्चे के दिमाग के वो हिस्से जो अटेंशन, कंसंट्रेशन, इम्पल्स कंट्रोल और प्लानिंग को नियंत्रित करते हैं, थोड़े अलग या धीमे तरीके से काम करते हैं। सरल शब्दों में अगर कहें तो बच्चे का मस्तिष्क किसी भी जानकारी को प्रोसेस करने में ज्यादा समय लेता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान जल्दी भटकता है या वह जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अब हम ADHD के टाइप्स की बात करते हैं। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स यानी DSM-5 के अकॉर्डिंग ADHD के 3 प्रकार होते हैं। पहला है प्रीडोमिनेंटली इन अटेंटिव टाइप। इसके मुख्य लक्षण हैं ध्यान केंद्रित न कर पाना, चीजों को भूल जाना या फिर काम अधूरा छोड़कर भाग जाना। ऐसे बच्चे दिखने में शांत दिखते हैं, लेकिन ये दिमागी तौर पर एब्सेंट या मेंटली एब्सेंट होते हैं। दूसरा है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इंपल्सिव टाइप। ये बच्चे बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ते हैं या फिर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, यहां तक कि दूसरों की बात भी काटते हैं। हर समय हिलते डुलते रहना इनका एक प्रमुख लक्षण है। ADHD का तीसरा टाइप है कंबाइंड टाइप या कॉम्बिनेशन, जिसमें अटेंशन की कमी और हाइपर एक्टिविटी दोनों एक साथ सम्मिलित होते हैं। अब हम ADHD के कारणों की बात करते हैं। ADHD के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यानी कि यह एक बहुआयामी फैक्टर्स वाली डिजीज है, जैसे जेनेटिक, बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल फैक्टर्स इसमें भूमिका निभा सकते हैं। सबसे पहला है जेनेटिक फैक्टर्स। लगभग 70 से 80% केसेज में यह पाया गया है कि ADHD का जेनेटिक लिंक होता है। अगर माता पिता या भाई बहन में से किसी को भी ADHD या कोई अन्य बिहेवियरल डिसऑर्डर है, तो उन बच्चों के अंदर ADHD होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ जीन्स जैसे कि DRD4, DAT1, SNAP25 डोपामिन रेगुलेशन के अंदर भूमिका निभाते हैं और इन जीन्स को ADHD से संबंधित पाया गया है। दूसरा इसका कारण हो सकता है न्यूरोलॉजिकल कारण। ADHD के केस में दिमाग के कुछ हिस्से जैसे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, बेसल गैंग्लिया और सेरेबेलम की गतिविधि सामान्य से अलग होती है। ब्रेन के ये तीनों भाग निर्णय लेने और इंपल्स कंट्रोल करने में भूमिका निभाते हैं। हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक ब्रेक सिस्टम की तरह काम करता है, जो हमें रुकने, सोचने और ध्यान केंद्रित करने में सहायता करता है। ADHD के केस में यह ब्रेक सिस्टम ठीक से काम नहीं करता, इसलिए ये बच्चे बिना रुके बोलते जाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, बिना सोचे बोलते जाते हैं और अपना ध्यान भी केंद्रित नहीं कर पाते हैं। इसका तीसरा कारण हो सकता है न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस। डोपामिन और नॉर एपिनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स का असंतुलन होने पर भी ADHD हो सकता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डोपामिन मोटिवेशन और फोकस करने के लिए जिम्मेदार है, जबकि नॉर एपिनेफ्रिन अटेंशन और अलर्टनेस में भूमिका निभाता है। इनके बीच असंतुलन के कारण बच्चा लंबे समय तक किसी काम पर फोकस नहीं कर पाता है या फिर बिना सोचे तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है। चौथा इसका कारण हो सकता है एनवायरमेंटल या पेरेंटल फैक्टर्स, जैसे गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान, शराब, ड्रग्स
या किसी लेड एक्सपोजर की स्थिति में बच्चे के मस्तिष्क का विकास प्रभावित होता है। कभी कभी समय से पहले जन्म या लो बर्थ वेट बेबीज या जन्म के समय ऑक्सीजन की कमी भी ADHD को प्रमोट कर सकती है। पांचवा इसका कारण है साइकोलॉजिकल एंड फैमिली फैक्टर्स, जैसे परिवार में बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति या फिर अस्थिर माहौल या पेरेंट्स के बीच आपसी कलह का माहौल ADHD के लक्षणों को बढ़ा सकता है। कई केसेस में यह देखा गया है कि बच्चों में मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करने पर भी ADHD के लक्षण बढ़ सकते हैं या फिर मोबाइल एडिक्शन के केस में ADHD बढ़ जाता है। हालांकि ये ADHD के प्रमुख कारण नहीं है, लेकिन ये ADHD के लक्षणों की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। ADHD की पहचान सिर्फ शरारत देखकर नहीं की जा सकती। इसके लिए पूरा क्लिनिकल मूल्यांकन या इवेल्युएशन किया जाना जरूरी है। डॉक्टर बच्चे के बिहेवियर की हिस्ट्री, स्कूल की परफॉर्मेंस, टीचर्स का फीडबैक और साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के आधार पर इसका डायग्नोसिस करते हैं। DSM-5 के अनुसार ADHD का डायग्नोसिस तभी माना जाएगा जब लक्षण 12 वर्ष की उम्र से पहले प्रकट हों, लक्षण कम से कम 6 महीने तक बने रहें, लक्षणों को 2 या 2 से अधिक जगहों जैसे स्कूल और घर पर देखा जाए, यानी कि सिर्फ एक जगह पर लक्षण दिखाई देने पर इसे ADHD नहीं माना जाएगा। और लक्षणों की तीव्रता बच्चे की सामान्य जीवन शैली को प्रभावित करे। अगर ये सभी चीजें देखने को मिल रही हैं तो ADHD का डायग्नोसिस कंफर्म माना जाता है। इसके अलावा कुछ सपोर्टिंग क्लिनिकल टेस्ट किए जाते हैं, जैसे वांडरबिल्ट ADHD डायग्नोस्टिक रेटिंग स्केल, दूसरा है कॉर्नर्स रेटिंग स्केल, तीसरा है कंटिन्यूअस परफॉर्मेंस टेस्ट। इनसे बच्चे के ध्यान, प्रतिक्रिया का समय और इम्पल्सिविटी को मापा जाता है। अब हम इसके इलाज की बात करते हैं। ADHD के कारणों की तरह ही इसका इलाज भी मल्टीफैक्टोरियल होता है, जिसमें बिहेवियर थेरेपी, पेरेंट्स ट्रेनिंग, स्कूल सपोर्ट और जरूरत पड़ने पर मेडिकेशन शामिल की जाती हैं। मेडिसिन के तौर पर कुछ स्टिमुलेंट मेडिसिन जैसे मिथाइलफेनिडेट या फिर एम्फेटामिन, ये मेडिसिन डोपामिन के लेवल को बढ़ाकर फोकस करने की क्षमता को बढ़ाती हैं। दूसरी हैं नॉन स्टिमुलेंट ऑप्शंस जैसे एटोमोक्सेटिन या गुआनफेसिन। ये उन बच्चों को दिए जाते हैं जिन्हें स्टिमुलेंट दवाओं से दिक्कत होती है। दोस्तों ध्यान रहे, दवाओं का इस्तेमाल हमेशा साइकेट्रिस्ट या स्पेशलिस्ट से सलाह लेकर ही करें। तो दोस्तों ADHD कोई चरित्र दोष नहीं है, यह एक न्यूरोबायोलॉजिकल कंडीशन है जिसे समझने और संभालने की जरूरत है। सही डायग्नोसिस, समय पर थेरेपी और पारिवारिक सहयोग से आपका बच्चा सफल और सामान्य जीवन जी सकता है। अगर आपके बच्चे में ऐसे लक्षण हैं तो देर न करें, अपने नजदीकी बाल रोग विशेषज्ञ या पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से जरूर मिले। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक ध्यान रखिए अपना और अपनों का, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए। धन्यवाद।